हेलो दोस्तों, अशोक आयुष में आपका स्वागत है। दोस्तों 2025 का हम प्रश्न कॉमन सेंस टेक्निक और बेसिक नॉलेज से सॉल्व कर रहे थे, तो हम सीधे प्रश्न पे चलते हैं। ये तीसरा वीडियो है, इसके बाद हम 2024 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और क्योंकि 60 तक मैंने प्रश्न देख लिए हैं, लगभग 40 प्रश्न और देखने हैं जिनको मैं निकालूंगा, 2-4 क्वेश्चन और निकालूंगा, तो एक वीडियो हो सकता है और बना दूं, फिर उसके हम 2024 के प्रश्नों पर देखेंगे। ठीक है, आप लोग घबराइए मत, बस ऐसे देखते रहिए और देखिए कैसे आपके कॉमन सेंस बेसिक चीज़ों से जो है प्रश्न कैसे सॉल्व हो जाते हैं। सीधे हम प्रश्न पे चलते हैं। ये 26 नंबर प्रश्न है, ए सीरीज की जो है पेपर है, ए सीरीज का पेपर है, तो आप ए सीरीज का पेपर डाउनलोड करके अपने पास रखिए, क्योंकि बीच बीच में इंग्लिश वर्जन भी देखना पड़ता है। मैंने इंग्लिश का पेपर नहीं लगाया है, बाकी जहां पर मुझे लग रहा है कि इंग्लिश की शब्दावली लिख देनी चाहिए जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश की शब्दावली बीच बीच रख रखी है। जैसे यहाँ पर प्रच्छादन लिखा हुआ था, तो इंग्लिश में देखोगे तो वहाँ सेक्वेस्ट्रेशन लिखा हुआ है इंग्लिश के कॉपी में, मतलब 36 नंबर पेपर इंग्लिश का देखोगे तो वहाँ पर आपको सेक्वेस्ट्रेशन लिखा हुआ है। तो सेक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? पृथक करना, अलग करना। ठीक है, तो मैंने इसको जो है अलग करके रख दिया, जिससे आपको पढ़ने में यहीं पर जैसे जब भी ऐसे प्रश्न पढ़ो तो तुरंत इसको काटो, यहीं पर अपना जो आपको जो पढ़ने में सुविधा उसको लिखो, पृथक करना या अलग करना। तो जब आप इसे पढ़ोगे, इसे कार्बन पृथककरण की एक विधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से आप पढ़ोगे तो प्रश्न को समझना सरल हो जाएगा, मतलब मन में फील आने लगे कि हाँ यार कुछ अलग लग रहा है। ठीक है, अब सीधे हम चलते हैं प्रश्न पे। अब देखिए, बेसिक आपने एनसीईआरटी का ज्योग्राफी की पढ़ रखी, तो ये सवाल आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़नी है। ठीक, बाकी एक नज़र हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वहाँ तो हम बार बार बताते ही हैं आपको कैसी चीज़ों को पढ़ना। अगर आप उसको देख रहे होगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपने अगर उसको मेरी तरह मैंने जैसे बता रहा हूँ, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपको प्रीलिम्स में पेपर देने से पहले आपको ये फील होगा कि मैं बहुत ज़्यादा तैयारी करके गया हूँ, मतलब आपका सिलेबस पूरा तैयार होगा अगर आपने उसको फॉलो किया होगा। तो चलते हैं सीधे प्रश्न पे। तो यहाँ कथन एक बोल रहा है, तो यहाँ वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। अब देखिए सिंपल है, हमने क्या किया कि एक पृथ्वी को बनाया, इसमें 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है। 0 से 10 में आपको कैसी विषुवतीय रेखा मिलेगी, विषुवतीय क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, विषुवतीय क्षेत्र मिल जाएगा। और 60 से 90 के बीच में आपको कैसे मिलेगा, 60 से 90 जो है ये आपको क्या मिलेगा, ध्रुवीय मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इन क्षेत्रों में 0 से 10 साउथ नॉर्थ दोनों की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले हम नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध की ही बात करेंगे, मतलब दोनों की बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न कहीं पर डिफाइन नहीं कर रहा। तो सिंपल हम देखेंगे कि यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस जो उत्तरी विषुवत रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री नॉर्थ का ये क्षेत्र कैसा होता है, विषुवतीय क्षेत्र होता है। तो विषुवतीय क्षेत्र में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वाष्पन होगा और बारिश होगी। बारिश होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर जो धूल कण होते हैं वो नीचे बारिश के द्वारा ले आए जाते हैं, तो धूल कण ज़्यादा होती नहीं है। और ध्रुवों पर क्या होता है, बर्फ जमी होती है, तो वहाँ पर भी संभावना कम रहती है। लेकिन उपोष्ण जो क्षेत्र होता है, बीच का क्षेत्र होता है, अब इसको आप देख लेना कितने से कितने तक है। मैं बताने के लिए तो बता दूंगा कि आपको मान लो कि चलो कितने 23 डिग्री से 45 डिग्री तक का उपोष्ण और 45 से 60 के बीच में शीतोष्ण। ठीक है, तो आप इनके बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर क्या होता है, आर्द्रता उस हिसाब से नहीं होती है, शुष्कता ही रहती है। तो यहाँ पर जो है धूल कण वायुमंडल में नाचते रहते हैं, मतलब रहते हैं। तो इसका मतलब ये कथन हमको सही लग रहा है। ठीक, दूसरा पढ़ते हैं। अब इसी का ही दूसरा देखिए, दूसरा ही कथन इसको एक दूसरे के मतलब कॉन्ट्रडिक्शन प्रश्न लगेगा कि एक कथन पहला और दूसरा एक दूसरे के विरोधाभासी लगेगा। तो उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन पाए जाते हैं। कम शुष्क मतलब आर्द्र की ओर की बात कर रहा है, मतलब नीचे आर्द्र की तरफ की बात कर रहा है। कम शुष्क मतलब शुष्क कम है, शुष्कता जो है इसकी क्या है, कम है, इसका मतलब आर्द्रता की ओर कह रहा है। तो ये अपनी ही बात को यहाँ पर सही बोल रहा है, यही बात को उल्टा कर रहा है। तो हमको ये कथन कैसा लग रहा है, गलत लग रहा है। अब सीधे आप देख लीजिए कि 2 कथन यहाँ पर है, तो यहाँ क्या कह रहा है, कथन 1 और कथन 2 सही। तो कथन 2 तो वैसे गलत है, तो ऐसे गलत हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही, यहाँ पर भी दोनों सही बोला, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, ये आंसर हमें सही लग रहा है। अब ऐसे क्वेश्चनों को करना बहुत आसान होता है। फिर तीसरा सही नहीं है तो हम वैसे काट देंगे इसको, ये पहला तो सही है। तो ऐसे प्रश्न ये कि सिंपल है, जो आप नॉर्मल आप बेसिक नॉलेज पढ़ते हो उससे आपको सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ ये प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सिंपल बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है, कॉमन सेंस लगाना है, प्रश्न आपके हाथ में होंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं। अब देखिए, अब ये आप बेसिक एनसीईआरटी में पढ़ते हो, यही सवाल है एनसीईआरटी का। कथन 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जब ये भी कथन पढ़ो तो मैं हमेशा बताता हूँ, पिछले क्वेश्चन में नहीं बता पाया कि नीचे आपको ये पढ़ना होता है, उपरोक्त कथनों में निम्नलिखित कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पर भी बोल रहा है उपरोक्त कथनों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब कभी कभी नहीं लिख देता, तो इसलिए क्वेश्चन ये पूरा हमको आता हुआ गलत हो जाता है। तो हमको हमेशा ये रखना है, नीचे अंडरलाइन कर देना है इसको। तो यह कथन 1 क्या कह रहा है, जनवरी में। अब देखिए तुरंत कॉन्सेप्ट जब ना क्लियर हो तो हल्का सा अपना कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लो वहीं पे उत्तर। ये प्रैक्टिस के दौरान बता रहा हूँ, पेपर में तो सीधे आपको सोचना है, हल करना है। नहीं ये सब बनाते रहोगे तो हो जाएगा गलत, क्योंकि 1 मिनट में ही आपको प्रश्न हल करना है। अब आपने जहाँ 2-3 मिनट लगाए, क्वेश्चन आपके हाथ से गया, दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो उत्तर आप देखा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने ऊपर का हिस्सा क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिण गोलार्ध। तो हम केवल उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो हम दक्षिण की तरफ अभी दिमाग नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखा है। समताप रेखा क्या होती है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होती है। आपको पता है कि मान लो ये पृथ्वी, ये मान लो
महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर महासागर है, ठीक है। तो ये जब समताप रेखा जब नापी जाती है तो ये क्या होता है, टेम्परेचर के हिसाब से, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऊपर उठ जाएंगी, जहाँ टेम्परेचर नीचे होगा तो नीचे जाएंगी, ठीक। तो ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखा भूखंडों से गुजरती हुई, भूखंड का मतलब महाद्वीप के हिस्से के बोल रहा है, गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर झुक जाती है। इसका मतलब मान लो ये 0 डिग्री, तो इसका मतलब नीचे की ओर जा जाती है, ठीक है, नीचे की ओर। इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, कम है। यहाँ पर ठंड होगी, जनवरी के समय क्या होगा, ठंड का, उत्तरी गोलार्ध में ठंड की अवस्थाएं होंगी, तो यहाँ पर जो इसका महाद्वीप का हिस्सा है, भूखंड का हिस्सा है, ये क्या होगा, ठंडा होगा। किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। जल क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ठंडी होंगी और ये यहाँ पर गर्म होंगी, इनकी अपेक्षा गर्म होंगी, ठीक है। हमेशा अपेक्षाकृत ही देखा जाता है। तो टेम्परेचर यहाँ का क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉरी यहाँ का क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और यहाँ का क्या होगा, अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा महासागरों का। तो वही कह रहा है, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं, इसका मतलब ऊपर उड़ जाती हैं। तो इसका मतलब टेम्परेचर जैसे ऐसे आई, पेन बदल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसे जो है ये ऐसे आई और आते आते ये जैसे महासागर में आएंगी, क्या हो जाएगा, मतलब भूखंड को छुएंगी तो टेम्परेचर इनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही फिर महासागर में आएंगे फिर ऊपर उठ जाएंगे ऐसे। तो इसका मतलब ध्रुवों के ऊपर क्या है, ध्रुव है, पोलर है, पोलर की बात कर रहा है, ठीक। तो ये चीज़ आपको, ये कथन आपको सही लग रहा होगा, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कहीं दिक्कत हो तो बताना। फिर दूसरा पढ़ते हैं, पतला कर लेता हूँ पेन। हाँ, जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा, महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध में भूखंड के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। सीधी सी बात, यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, भूखंड का टेम्परेचर कम है, और जब कम कम होगा तो इसके आसपास की वायु भी क्या होगी, ठंडी होगी, उसका भी टेम्परेचर कम होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ठंडी हो गई। और जो महासागर है वहाँ पर क्या होगी, गर्म होगी। भाई यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हवा कैसी होगी, ठंडी होगी, गर्म होगी, गर्म होगी, ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पर गर्म होगी। तो वही तो बोल रहा है, जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंड के ऊपर हवा, भूखंड के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होगी। उत्तरी गोलार्ध में भूखंड के ऊपर की हवा महासागरों की हवा से क्या होगी, अधिक गर्म होगी। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होगी। सीधी सी बात है, महासागरों की हवा गर्म होगी, इससे इसकी अपेक्षाकृत पूछ रहा था, इसका मतलब दूसरा कथन भी सही है, और दूसरा कथन ही पहले कथन की व्याख्या भी कर रहा है। हमारे हिसाब से क्या सही होगा, अब आप इसमें लगा लेना कि दोनों कथन एक और दोनों सही है, कथन दो, कथन एक की व्याख्या कर रहा है। अब इसको तुरंत ऐसी चीज़ों को जो है बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपका बेसिक, आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, समताप रेखा नहीं पढ़ते हो क्या, ये बताइए। ये तो सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत तो है नहीं, आपने सिंपल पढ़ा होगा बेसिक नॉलेज, तो ये क्वेश्चन तो आपके हाथ में है। समझ में आया, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ, कहीं दिक्कत हो भाई तो बता देना, ठीक है। अब क्या कर रहा है, देखिए ये सिंपल, यहाँ पर आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, यहाँ पर तो नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, नॉलेज लगाओगे तो नॉलेज भी लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, कथन एक पढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर यहाँ पर लिखा उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तुरंत अंडरलाइन किया हमने। यहाँ पढ़ा, सैलों पर, जो सैल होते हैं, पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चाक एक अत्यंत पारगम, मतलब कि उसमें पानी सोख लेता है, अंदर चला जाता है, पारगम सैल के रूप में ज्ञात है, ठीक, चौक को। जबकि मृतिका मतलब मिट्टी एक नितांत अपारगम या न्यूनतम पारगम, या न्यूनतम भी बोला है, न्यूनतम मतलब थोड़ा बहुत पारगम होती है, ठीक है, सैल के रूप में ज्ञात है। हम इसको मान के चलेंगे कि सही हो सकता है, ठीक भाई, हो सकता है, बहुत हमने गहराई में नहीं पढ़ी, लेकिन सिंपल चीज़ें, ये चीज़ें पता होती है तो हमने इसको मान लिया, ठीक है। अब दूसरा कथन, जब कथन ना है, अब यहाँ पर घबराना नहीं कि यार ये पता नहीं क्या है, देखिए कौन आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर होगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीज़ें होती हैं, जब आप जैसे पढ़ोगे कथन को, तो आपको नहीं आया समझ में, थोड़ा बहुत समझ में आया तो आप समझ में आ गए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, मतलब लग रहा है कि कन्फ्यूजन है, तो हम इसको यहीं पर पढ़ के छोड़ देंगे कि हम दूसरा कथन पढ़ेंगे, नीचे जाएंगे। तो यहाँ कह रहा है, चौक सरंध्र होता है, अतः जल अवशोषित कर सकता है, ठीक, जल अवशोषित कर सकता है, हो सकता है भाई। चौक सीधी से वही बात बोल रहा है, ऊपर की बात बोल रहा है, इसका मतलब नीचे भी वही बात हो, सीधी सी बात वही क्यों थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अब मृतिका मतलब मिट्टी बिल्कुल ही संरंध्र नहीं होती, यहाँ पर न्यूनतम पारगम बोला है, इसका मतलब थोड़ा बहुत तो होगा, बिल्कुल ही नहीं, इसका मतलब तीसरा कथन आपको बिल्कुल ऐसा बोल रहा है, कॉमन सेंस से याद करो कि बिल्कुल नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत तो होगा भाई। तो तीसरा कथन हमको गलत समझ में आ रहा है, तो हम तीसरे के आधार पे कट करेंगे कि कौन सा गलत है, तीसरा सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ कथन 2 और कथन 3 दोनों सही बोला है, इसका मतलब ये कथन नहीं है। कथन 2 और 3 दोनों सही बोल रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं, क्योंकि 3 तो गलत है ना। कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही, तो हाँ एक सही हो सकता है, या तो 2 सही हो जाएगा, या तो 3, हम तो 3 को गलत ही मान रहे हैं, तो 2 सही होगा, तो इसका मतलब ये कथन सही लग रहा है। और
वह कथन एक की व्याख्या करता है। अब एक की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब ये चौक संबंध की बात तो कर ही रहा है, तो यहाँ पर वही चीज तो ऊपर हमने बोली थी, उसी आधार पे तो हमने इसको सही मान लिया। कैसे मान लिया? कि जो चौक है एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। इसका मतलब पारगम मतलब चौक संबंध मतलब पानी, इसमें मान लो ये चौक है, पानी इसमें जाएगा तो ये रिस करके नीचे चला जाएगा। इसका मतलब जल अवशोषित कर सकता है। कौन? चौक। वही बात पे यहाँ पे बोल रहा था, इसका मतलब पहली की व्याख्या भी करो, तो मेरे हिसाब से सी होगा। और डी में ना तो 2 ना तो 3, तो 2 तो वैसे भी सही लग रहा, 3 गलत था, तो 3 के आधार पे हम इसको सही मान लेंगे। अब आप ये कॉमन सेंस है, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन हमने सिंपल इसको समझा, और उसी क्वेश्चन ही में यूपीएससी दे रहा है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो इसी के अंतर्गत ही ये चीज छुपी हुई है। बस आपका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अच्छा हो, क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। समझ में आया? अब यहाँ पर पढ़ते हैं। अब ये भी देखिए, नई टेक्नोलॉजी, जब नई कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वहाँ पर संभावनाएं बनी रहती हैं, हर चीज़ की संभावना है। अगर नई टेक्नोलॉजी आई तो भाई साइंस है, साइंस में चीज़ें विद्यमान रहती हैं कि आज नई स्टडी आ गई तो उसमें कोई नई संभावनाएं बन जाएंगी, फिर उसके बाद नई स्टडी आएगी, फिर उसकी संभावना, कोई चीज़ की असंभव नहीं है। साइंस में सब कुछ संभव है, ठीक है? तो सब कुछ संभव है, लेकिन समय के साथ। तो हम यहाँ पर देखेंगे नई टेक्नोलॉजी मतलब प्रत्यक्ष वात मतलब वायु प्रग्रहण, मतलब अब इसको इंग्लिश वर्जन ने यूपीएससी ने आपकी हेल्प कर दी। देखिए यूपीएससी आपकी मदद भी करता है, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी आपके साथ भेदभाव कर रहा है, हिंदी मीडियम खास करके। तो ऐसा होकर के जो व्यवस्थाएं हैं उसी आधार पे हमको पढ़ना है, ज्यादा किसी की आलोचना करने के चक्कर में नहीं रहना, ठीक है? डायरेक्ट एयर कैप्चर, इसका मतलब जो एयर बाहर जैसे जो है एयर है ये, तो इसको कैप्चर करने की, इसको कैप्चर करोगे तो इसके अंतर्गत बहुत सारी गैसें होंगी। उसमें से क्या कह रहा है? जो नई उभरती प्रौद्योगिकी है, कौन? डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है नई उभरती प्रौद्योगिकी के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही है, ठीक। इसे कार्बन प्रच्छादन, सिक्वेस्ट्रेशन मतलब पृथक करना, कार्बन को अलग करने की एक विधि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल सही, ला सकते हैं भाई। हम इसमें से बहुत सारी गैसें, इसमें कार्बन को अलग करने की तकनीक हो सकती है, संभावना है। देखिए कॉमन सेंस है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ हो सकता है। अब हमें पता नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा चर्चा में कोई चीज़ होती, अब अगर हम इसके बारे में पढ़े होते तो हम मान लेते। हम यहाँ पर पढ़े नहीं है, सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं क्या, तो हम इसको सिंपल पढ़ोगे तो ये यूपीएससी अंदर से बोल रहा होगा आपको कि ये चीज़ यार सही हो सकती है, तो इसको मान लो सही। यह प्लास्टिक उत्पादन हेतु और खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है। देखिए नई संभावना है, तो हम मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि प्लास्टिक उत्पादन हेतु कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बनाई सकते हैं जिसमें कार्बन यूज हो जाए। प्लास्टिक उत्पादन में, खाद्य प्रसंस्करण में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज करके कर सकते हैं, तो संभावनाएं बनी है, तो ये भी हम सही मान सकते हैं, ठीक। फिर तीसरे में भी क्या कह रहा है? तीसरे को हम सही मानते हैं कि नहीं मानते, इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा। विमानन में मतलब कि एविएशन सेक्टर में या संश्लिष्ट न्यून कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का एक स्रोत हो सकता है। देखिए संभावना बनी, अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि कार्बन का यूज करके एविएशन सेक्टर में एविएशन फ्यूल बनाने में इसकी मदद ली जा सकती है। तो हम इसको भी कहीं ना कहीं सही मानने की कोशिश करेंगे, हाँ हो सकता है ये भी हो। तो इस आधार में हमने इसको सी माना। अब यूपीएससी के आंसर की आएगी तो हम देखेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है। बाकी ये मेरे हिसाब से मैंने जो पूरी कोशिश की, एफर्ट डाला कि ऐसे क्वेश्चनों को आपको लेना चाहिए, मतलब करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ें हमारे हाथ में हो सकती हैं। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराइए, तो मैंने क्वेश्चनों को ठीक ठाक संख्या में ले रखा है, आप लोग प्रयास करिए बस। अब देखिए बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये, तो बिल्कुल कॉमन सेंस है। अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया, क्वेश्चन आपके हाथ में होगा, ज़्यादा दिमाग लगाया क्वेश्चन आपके हाथ से बाहर हो जाएगा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितनों में प्लास्टिक होता है? अब देखिए प्लास्टिक आपको हर जगह मिल रहा है, आजकल तो प्लास्टिक की भरमार है, आपके खाने से लेकर के हर चीज़ में प्लास्टिक दिख रहा है। तो आप देखिए धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े जो होते हैं उसमें क्या प्लास्टिक हो सकता है? भाई सिगरेट आप पीते हो, ये है सिगरेट मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर बट लगी होती है, जो पीते हैं भाई ध्यान देना। तो ये बट जो है आप यहाँ तक पीते हो, कई लोग तो आगे इतनी पी के छोड़ देते हैं कि जिससे जो है उनकी ओठ वगैरह जो है, लिप्स वगैरह जो है क्या हो, ब्लैक ना हो, काली ना हो। तो यहाँ तक नहीं पीते, यहाँ तक, क्योंकि यहीं तक पी करके छोड़ देते हैं। कुछ रईस भी होते हैं भैया, तो वो आधी सिगरेट यहीं तक पीते छोड़ देते हैं, तो खैर वो अलग चीज़ है, हंसी मजाक अपनी जगह। तो यहाँ तक हम पिए, फिर यहाँ तक आए, इसको यहाँ से हमने उठा के फेंक दिए ज़मीन में। अब ज़मीन में हमने देखा कि यार ये पड़ा हुआ है, इसमें प्लास्टिक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, आपने देखा होगा, जो पीते होंगे उसको पता होगा। चश्मे के लेंस में सीधी संभावना है, हो सकता है। कार के टायर में प्लास्टिक, संभावना तो दिख रही ना। तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा करो। तो मेरे हिसाब से इसके तीनों आंसर होंगे, सभी तीन, जिससे प्लास्टिक यूज हो सकता है, ठीक, यूज होता है। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अब देखो मुझे कुछ नहीं पता, साइंस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान हमको लेना है, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल करना है। अब ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही है, ठीक। अब क्या कह रहा है? ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना वनचिप।
अब मुझे नहीं पता कि ये चिप आई कि नहीं आई, सिंपल मुझे पता था कि भाई ये चिप होती है, सेमीकंडक्टर वगैरह भी चिप है, काफ़ी चर्चा चलती रहती है, तो यूपीएससी प्रश्न बोल सकता है। तो मैं सिर्फ इसको एक चिप मान के चल रहा हूँ, ठीक, सिंपल एक चिप है, क्वांटम कंप्यूटर को सुकर बनाएगा। भाई चिप है, नई तकनीकी है, तो कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर के लिए आसान हो जाएगा ये चीज़ें, तो हम इसको सही मान के चल रहे हैं, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, मेजोराना वन चिप अमेजॉन वेब सर्विसेज सीरीज कह रहे हैं, वेब सर्विसेज द्वारा आरंभ किया गया। अब आप ये कॉमन सेंस लगाइए, मैं सोच रहा था जब मैं हल कर रहा था इसको, मतलब देख रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर अमेजॉन वेब सर्विसेज वाले केवल ले लेंगे तो अन्य सर्विसेज अगर उनके खिलाफ होंगी या उनके खिलाफ जाएंगी या उनसे ज़्यादा कंपटीशन करेंगी तो ये अपनी चिप को नहीं देगा उनको, तो उनके जो सर्विसेज देने की जो दर होगी वो कम हो जाएगी, ये सर्विसेज उनकी महंगी हो जाएंगी, तो दिक्कत होगी सबको। तो हम दो को गलत मान रहे हैं। मेजोराना वन चिप अमेजॉन वेब सीरीज केवल एक का एक अधिकार क्यों होगा इसी चिपों में? अगर एक का अधिकार हो गया तो दूसरे को वो मार्केट में क्यों रहने देगा? और भी तो सर्विसेज हैं, तो वो फिर उसको देंगे नहीं। तो हमने इसको दो को गलत माना, तो दो जहां जहां है वहां पर हमने इसको हटाया। आपके हाथ में आंसर। फिर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय है, बिल्कुल हो सकता है, सिंपल सी बात है। आप पढ़ते हुए देखिए, ये बेसिक चीजें भी जब तक नहीं पता होंगी तब तक आप क्वेश्चन को नहीं हल कर पाओगे। बेसिक चीजें अभी आपको पता होनी चाहिए। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक उप समुच्चय है। ये चीजें कॉमन बेसिक चीजें आपको साइंस में पढ़ाई जाती हैं। अगर आपको ये नहीं पता होंगी तब तो फिर आप फेल हो जाओगे। बाकी आप इसके आधार पे, दो के आधार पे आपने क्या कर लिया, इसको आंसर को अपने हाथ में ले लिया। इसका मतलब 2025 का आंसर आपके हाथ में है। फिर आप जाइए, मुझे देखिए क्वेश्चन सॉल्व, मुझे इसके बारे में विशेष ज्ञान नहीं है, जो परीक्षा दे रहा हूँ, मतलब परीक्षा ये प्रश्न हल कर रहे हैं, इसमें विशेष किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने सीखा और आपके हाथ में चीजें आ गई। अब देखिए, अब साइंस टेक में मैं ऐसा बताता हूँ, जो समाचार में चीजें रहती हैं यूपीएससी उससे पूछ लेता है। पीवाईक्यू एक नज़र में भी चर्चा करता रहता हूँ। अगर आप लोग उनको देखते होगे तो आपको जरूर फायदा उससे मिलेगा। प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को खास करके मैं बोल रहा हूँ। प्राय समाचारों में चर्चित एक क्लोनी प्रतिरक्षियों, मतलब कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी आप पढ़ते होंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये भी काफी चर्चा में था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कोरोना के समय में बीच में जो है निपा वायरस और अन्य वायरस जो आते रहे हैं, उनके लिए भी काफी चर्चा में रहा। तो ये मानव निर्मित प्रोटीन है। बिल्कुल आपको पता है कि जो एंटीबॉडी बनाई जाती हैं वो सब चीज़ें जो है बेसिक साइंस आप पढ़े होगे तो ये चीज़ें आपके हाथ में होंगी। तो आप बेसिक चीज़ों को जाकर के, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में आप जाकर के अभी पढ़ो, ठीक। फिर ये प्रश्नों को हल करना। बाकी इसको मैं सिंपल भाषा में इसको मैं करा देता हूँ। कैसे? वे मानव निर्मित प्रोटीन है, ठीक, मैं मान सकता हूँ इसकी, हो सकता है भाई, ठीक है। वे विशिष्ट प्रतिजनों से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रकार को उद्दीपित करते हैं, सक्रिय करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वे भाई एंटीजन से बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाने की अपनी क्षमता के कारण उनकी एंटीबॉडी एक्शन को उद्दीपित सक्रिय करते हैं, ठीक, बिल्कुल सही है। ये वे निपा वायरस के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। निपा वायरस क्या हर चीज में होगा, कोविड-19 में भी होगा, कैंसर सेल में भी होगा, कैंसर के लिए भी उपचार किया जा सकता है। तो ये चीजें जो है, तो हम इसको तीसरे को भी सही मान रहे हैं, दूसरे को भी सही मान रहे हैं। इस आधार पे हमारा 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। अब क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कथन सही है। अब कॉमन सेंस से, बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, प्रश्न आपके हाथ में होगा। कथन 1, महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच पा सकता। अब आप बताओ, इतना बड़ा महासागर है, करोड़ों लाखों में उनमें विषाणु होंगे। अब आप बताइए कि महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता, ऐसे कैसे हो सकता? कोई एक तो होगा। तो इस आधार पर हमने इसको क्या किया, गलत मान लिया, ठीक। अब यहाँ पर ये अब देखिए 2023 का पैटर्न ऐसे ही था। ज़्यादातर क्वेश्चन, लगभग 40+ क्वेश्चन, 45 के आसपास क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे गए थे। क्वेश्चन सिंपल थे, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कथन ऐसे रख दिए गए, तो हम उसमें एलिमिनेशन मेथड आपका बिल्कुल काम नहीं किया, तो इसलिए जो है वो उसकी कटऑफ भी कम गई थी और टफ भी पेपर था। लेकिन वहाँ पर अगर आप बुद्धि लगाते तो वो प्रश्नों को, क्योंकि 45 के आसपास ऐसे प्रश्न पूछे गए थे और कुछ प्रश्न आपके सिंपल पूछे गए थे, अगर आप उनसे कुछ करते, कुछ इनसे करते, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते, कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता। अरे कुछ तो विषाणु होंगे, बैक्टीरियोफेज के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो बैक्टीरियोफेज के बारे में जाकर के पढ़िए, समझ में आ जाएगा ये चीज। कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता। अरे कुछ तो विषाणु होंगे जो जीवाणुओं में संक्रमण कर सकते हैं। फिर कह रहा है, कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकी अनुलेखनात्मक सक्रियता, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ तो मैंने वहां से कैप्चर करके यहाँ लिख दिया, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी को परिवर्तित नहीं कर सकता। कुछ तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सभी नहीं कर सकते, कुछ तो। यूपीएससी इसीलिए डालता कि आप ये प्रश्न हल करो। तो ये जब प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो ये प्रश्न आपके हाथ में होगा। तो ये इसमें से मेरे हिसाब से कोई सही नहीं है, ठीक है। बाकी यूपीएससी के आंसर की जब फाइनल आएगी तो हम चेक करेंगे। बाकी ये 99% क्वेश्चनों में दो राय नहीं, ये सारे प्रश्न आपके बेहतर हैं, अच्छे हैं। आप ऐसे प्रैक्टिस करिए। अब 2024 का 2-3 सवाल और मैं निकालूंगा, तो एक वीडियो और लेकर के फिर 2024 में चलेंगे। ऐसे ही हम कॉमन सेंस से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और 1979 थे
ठीक है। कुछ बच्चे जो है बोल रहे हैं कि 1979 से 2025 तक करा दो। अब तुरंत मैंने बोल दिया वीडियो में तो आप तुरंत मांगने लगे। अरे भैया, हमारे पास टीम का भाव है। अब आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे सपोर्ट करोगे, पढ़ाई करोगे मेरे डायरेक्शन में, मैं जैसा गाइड कर रहा हूँ, तो आपका बेहतर रिजल्ट भी होगा। तो हम पूरा प्री से पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको हम 1979 से 25 तक प्रश्न जरूर कराएं, लेकिन पहले हम 2013 से लेकर के 2025 तक डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे। डिटेल एनालिसिस में हमको क्या करना है, उसमें भी तो हम कॉमन सेंस टेक्निक, प्रकृति, जो प्रश्न है उनकी प्रकृति बताएंगे और थीम बताएंगे। थीम तो हम वैसे भी बता रहे हैं पीवाईक्यू की नज़र में, उसके साथ साथ आपको डिटेल एनालिसिस बताएंगे, जिससे आप रिवीजन करके आपको जब पेपर टाइम आएगा तो आप उससे केवल बस उसी वीडियो को देख के चले जाए, आपका आधा से ज़्यादा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। ऐसा हम बनाएंगे उसको, ठीक है। तो ये सब इन्हीं में प्रैक्टिस हो जाएगी और ये नए पैटर्न में है। 2023 से 25 तक जो पैटर्न है वो नया है और खासकर 2019 के बाद का पैटर्न को ही हमें ज़्यादातर समझना है। और उसके पहले का पैटर्न तो ऐसा है जैसे पीसीएस के आप सवाल आ रहे हैं, इस तरह का पैटर्न है, मैंने तो देख रखा है। तो मैं कोशिश करूंगा पहले हमको ये काम करना है, उसके बाद हम 1979 से लेकर के आएंगे। कोशिश हमारी है कि 10,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम आपको कराएं। कोशिश है, देखिए हमारे पास टीम नहीं, हम 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। बहुत जल्दी हम जो है किसी एक व्यक्ति को रखेंगे और वो व्यक्ति हमारे पहचान के हैं, उन्होंने भी कई बार मेंस दे रखा है। अगर वो हमारे संपर्क में आते हैं तो हम उनको रखेंगे, तो वो मेंस की आपकी प्री की तैयारी बेहतर ढंग से कराएंगे, ठीक है। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।